जब हमारा भारत अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, चारों तरफ अत्याचार हो रहे थे, तब एक आवाज एक चिंगारी की तरह चारों तरफ फैली और वो आवाज थी, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। जब ये आवाज चारों तरफ गूंजी तो करोड़ों सोए हुए क्रांतिकारियों के अंदर इसने एक क्रांति की ज्वाला को जागृत किया। और दोस्तों, इस आवाज को देने वाले जो महान व्यक्ति थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आज हम बात करेंगे ऐसे महान वीर क्रांतिकारी के बारे में जिन्होंने बंदूक से नहीं बल्कि अपनी कलम से और लेखों से हमारे हजारों लाखों भारतीय क्रांतिकारियों को जागृत किया। बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में 23 जुलाई 1856 को हुआ था। तिलक जी बचपन से ही तेज, अनुशासित और न्यायप्रिय थे। 10 वर्ष की आयु के जब ये थे तब इनके परिवार ने पुणे की तरफ रुख किया, लेकिन दुख की बात ये रही कि बाल्य अवस्था में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। लेकिन तिलक जी ने हार नहीं मानी। डेक्कन कॉलेज से इन्होंने बीए किया, एलएलबी किया और उसके बाद में इन्होंने सरकारी नौकरी को तो ज्वाइन नहीं किया बल्कि इनका रुख मुड़ गया समाज सुधार और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। 1881 में इन्होंने केसरी और मराठा समाचार पत्र का संपादन शुरू किया। केसरी समाचार पत्र मराठी भाषा में था जबकि मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में था और इन समाचार पत्रों का उद्देश्य था कि हमारे भारतीय लोगों पर जो अंग्रेज अत्याचार कर रहे हैं उस अत्याचार को जनता के सामने लेकर आना और जनता को इस बात से अवगत कराना कि हमारे साथ क्या अन्याय हो रहा है, उसके खिलाफ हम किस तरीके से आवाज उठा सकते हैं। 1893 की बात है जब तिलक जी ने गणेश महोत्सव की शुरुआत की। अब इस महोत्सव को शुरू करने के पीछे जो वजह थी वो ये थी कि हमारे वीर क्रांतिकारियों को एक जगह इकट्ठा करके आगे की क्रांति की रणनीति की प्लानिंग करने में बहुत बड़ी दिक्कत आती थी, क्योंकि अंग्रेजों को जब ये पता चलता था कि भारतीय क्रांतिकारी गैदरिंग कर रहे हैं तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई करते थे। इस समस्या का समाधान निकाला गया था गणेश महोत्सव और तिबाजी महोत्सव का संचालन करके। ये धार्मिक महोत्सव थे और इसका उद्देश्य था कि हम ज्यादा से ज्यादा भीड़ को एकत्रित करके क्रांति के प्रति जागरूक करें और उनको आगे की प्लानिंग बता पाएं कि अब हमें किस तरीके से और कहां पर क्रांति की शुरुआत करनी है। दोस्तों, 1896 की बात है जब पूना में भयंकर रूप से प्लेग की बीमारी फैली और ये बीमारी इतनी खतरनाक थी कि इसने पूरे के पूरे क्षेत्र के लोगों को बुरी तरह से प्रभावित किया। ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक प्लेग समिति का गठन किया गया, लेकिन इस समिति का जो उद्देश्य था वो कुछ और दिखाया गया, लेकिन वहां हकीकत में कुछ और ही हो रहा था। दरअसल में दोस्तों, प्लेग समिति का गठन किया गया था कि कीटनाशकों का छिड़काव किया जाएगा, घरों की जांच की जाएगी जिससे कि प्लेग की रोकथाम में पूरी तरह से सरकार अपनी भूमिका निभा पाए। लेकिन जो अधिकारी इस प्लेग की रोकथाम के लिए नियुक्त किए गए थे उन्होंने घरों में घुस करके महिलाओं के साथ अत्याचार करना, दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। तिलक जी ने इसको हिंदू महिलाओं की निजता का उल्लंघन बताया और उन्होंने इसके ऊपर अपना एक आर्टिकल जारी किया जिसमें उन्होंने भारत का दुर्भाग्य नामक शब्द का प्रयोग करते हुए इस पर बुरी तरह से कटाक्ष किया। दोस्तों, बात है 22 जून 1897 की। बाल गंगाधर तिलक जी के इस आर्टिकल से प्रेरित होकर के चापेकर बंधु, यानी इनमें 3 भाई थे जिनके नाम है वासुदेव चापेकर, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर। इन चापेकर बंधुओं ने इस प्लेग की पूरी घटना में दुर्व्यवहार करने वाले अंग्रेज अधिकारी चार्ल्स रैंड और आयरिस्ट की हत्या कर दी और बाल गंगाधर तिलक जी ने इस हत्या की सराहना की और उन्होंने कहा कि ये तो हत्या बिल्कुल वैसी है जैसे हमारे शिवाजी ने अफजल खां की हत्या की थी। इस पत्रकारिता की वजह से बाल गंगाधर तिलक जी के ऊपर मुकदमा लगा और 22 जुलाई 1897 को इन्हें जेल भेज दिया गया और वो जेल थी बर्मा की मांडले जेल। अब दोस्तों, सोचकर देखिए कि कितने वीर पत्रकार रहे होंगे जिन्होंने एक बड़े सिस्टम के खिलाफ, एक अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई और ऐसी आवाज उठाई कि क्रांतिकारी घटना को पूरी तरह से समर्थन किया बिना किसी इस बात की परवाह करते हुए कि अंग्रेज मेरे साथ क्या व्यवहार करेंगे। और दोस्तों, आज की पत्रकारिता की नीचता आप लोगों ने देखी होगी कि जहां एक सिस्टम के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए पत्रकारों को, सरकार से सवाल पूछना चाहिए, वहां पर सवाल ये पूछे जाते हैं कि आप आम कैसे खाते हैं, आपकी जेब में कितने रुपए होते हैं। वो चाहे आवाज हो किसी भी हमारे भारत में होने वाले एग्जाम की तैयारी करने वाले, प्रोटेस्ट
प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों की आपने देखा होगा कि छात्रों को किस तरह से दमन किया जा रहा है लगातार सरकार के द्वारा, और वहां पर मीडिया उन छात्रों के साथ सपोर्ट दिखाने की बजाय, उनसे डिबेट करने की बजाय, उनको हाईलाइट दिखाने की बजाय कहीं और ही मुद्दे से ध्यान भटकाने में पूरा जोर लगा रही होती है। दोस्तों, इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो बाल गंगाधर तिलक जी ने अपनी कलम और पत्रकारिता के दम पर हमारे भारतीय क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। 1905 की बात है जब बंगाल का विभाजन हुआ, और बंगाल का विभाजन बड़े ही राजनीतिक रूप से किया गया था, और इसके पीछे एक कारण था। कारण ये था क्योंकि 1857 की क्रांति जैसी घटना अंग्रेज दोबारा भारत में नहीं चाहते थे। इन्होंने एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी ने रेजले को एक पत्र लिखा कि अगर आप चाहते हैं कि ऐसी घटना दोबारा न हो तो आपको बंगाल की शक्ति को तोड़ना होगा, और लॉर्ड कर्जन ने वही कार्य किया। 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया, और विभाजन इतनी चालाकी से किया कि हिंदू मुस्लिम एकता का खंडन हो। हालांकि राजनीतिक कारण उसके बहुत से अंग्रेजों के द्वारा बताए गए। इस बात का हमारे भारतीय लोगों ने विरोध भी किया, और इसका फर्क कांग्रेस पर भी अब धीरे धीरे देखने को मिला, क्योंकि 1905 से पहले जो युग रहा था उसमें ज्यादातर जो नर्म दल के व्यक्ति हुआ करते थे, यानी शांत स्वभाव के व्यक्ति जो हुआ करते थे, वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे। लेकिन 1905 के बाद में जो कांग्रेस थी, यानी कि जो हमारे क्रांतिकारी थे, वो दो समूह में विभाजित होने लगे। एक समूह था नर्म दल और दूसरा समूह था गर्म दल। नर्म दल का मानना था कि हमें अनुशासन में रहते हुए, हमें कानून के नियमों का पालन करते हुए और न्यायप्रिय बात करते हुए अंग्रेजों के समक्ष स्वराज और आजादी की मांग रखनी चाहिए। इससे हमारे देश में विकास भी होगा और हमें आजादी भी प्राप्त होगी। ये ऐसे व्यक्ति थे जो जनगण मन को अपना राष्ट्रगान मानते थे, और इसके मुख्य समर्थक थे गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। वहीं अगर हम बात करेंगे गर्म दल की, तो गर्म दल का मानना था कि अंग्रेज सरकार क्रूर है और निर्दयी है। इसके सामने अगर हम किसी भी प्रकार की शांति प्रिय विनती करते हैं तो ये बिल्कुल भीख मांगने जैसा होगा। ये ऐसे क्रांतिकारी थे जो वंदे मातरम को अपना राष्ट्रगान मानते थे, और इनको जाना जाता था लाल बाल पाल के नाम से, जिनमें प्रमुख व्यक्ति थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर के दोनों दलों में विवाद उत्पन्न हुआ, क्योंकि जो नर्म दल थे वो बनाना चाहते थे रास बिहारी घोष को अध्यक्ष, जबकि गर्म दल वाले लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लेकिन जब नर्म दल के अध्यक्ष को चुना गया तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का विभाजन हो गया, यानी कि नर्म दल और गर्म दल दोनों अलग हो गए। हालांकि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में दोनों दल फिर से एक हो चुके थे। बाल गंगाधर तिलक जी ने महत्वपूर्ण भूमिका गर्म दल के रूप में निभाई थी, और इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन की भी शुरुआत की थी। दोस्तों, बात है 1919 की। 1919 में आपको याद आ रहा होगा जब रॉलेट एक्ट लाया गया, जिसे काला कानून कहा गया था। इस रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में जब लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई थी, तो उस निहत्ती भीड़ के ऊपर गोलियां चलाने का आदेश दिया गया, और इस नरसंहार का विरोध करने के लिए ही हमारे देश में एक नए बड़े आंदोलन की नींव रखी गई, और उस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। 1 अगस्त 1920 की बात है जब आंदोलन को इसकी शुरुआत की गई, और इसका उद्देश्य था कि अब हम अंग्रेज सरकार का किसी भी सिस्टम में काम करने वाले व्यक्ति को न तो सहयोग करने देंगे और न ही हम खुद सहयोग करेंगे। जिस दिन इस आंदोलन की, एक बड़े आंदोलन की नींव रखी गई, उसी दिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह थी कि इस महान वीर क्रांतिकारी की जो आवाज थी वो हमेशा के लिए थम गई थी। 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। तिलक जी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी विचारधारा और उनका जो स्वराज का सपना है वो हमेशा रहेगा, और हम रात दिन एक करके इस सिस्टम के खिलाफ लड़ेंगे, हम आजादी के लिए एक करके लड़ेंगे। और ये वही विचारधारा थी जिसको फॉलो करते हुए हमारे देश के वीर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और अशफाक उल्लाह खान ने फॉलो किया, और देश के लिए, इस आजादी के लिए कुर्बानी भी दी। दोस्तों, इन सभी हमारे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को सतत नमन है। आज 1 अगस्त है, और आज हमारे जो बाल गंगाधर तिलक जी जो थे, उनकी आज पुण्यतिथि है। तो हम सब देशवासियों की तरफ से इनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, और हम ये भी आशा करते हैं कि उनके आदर्शों का, और जितने भी हमारे भारत के क्रांतिकारी हुए हैं, हम उन सभी की कुर्बानी को जरूर ध्यान में रखेंगे।
देश की एकता और अखंडता के लिए जो हर संभव प्रयास होगा उसे हम जरूर करेंगे और हमारे भारत की जो आजादी इतने बलिदानों और परिश्रम के बाद जो मिली है इसका हमेशा सम्मान करेंगे और इसको बनाए रखेंगे। हम अपने समाज के प्रति भी उतनी ही भावना को रखेंगे जितनी राष्ट्रवाद की भावना हमारे देश के प्रति होती है। तो मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत।